हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारी जो क्लास 7 थी पीएचपी की, वहाँ पे हमने हमारा एरे जो टॉपिक था, बेसिकली एरे जो हमारे पास डाटा टाइप होता है जो पीएचपी में पूछा जाता है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि वो एरे होता क्या है। बाकी एरे कितने टाइप्स का होता है वो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो इसी पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट नंबर जो हमारे पास 8 है, वहाँ पर हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास जो डाटा टाइप आएगा कौन सा, ऑब्जेक्ट। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट डाटा टाइप होता क्या है, कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है पीएचपी में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सिंपली एक पॉइंट यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो यही बार बार बुक्स में भी लिखा होता है कि इट इज़ एन इंस्टांस ऑफ क्लास। ओके, अब बच्चे यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर इंस्टांस ऑफ जो आप क्लास यहाँ पे बार बार मेंशन कर रहे हैं ना, इंस्टांस ऑफ क्या चीज़, क्लास यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सर क्लास क्या होती है, क्लास के बारे में पता नहीं होता है। ओके, चलो इसके बारे में हम बता दूंगा मैं आपको, होता है क्या है डिस्कस कर लेंगे। बाकी सेकंड पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का है, ये पूछा जाता है कि सर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसका मेन मोटिव क्या होता है ना। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स सर हमारे पास, इसको आप नोट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट्स ये क्या करते हैं, बंडल करते हैं। बंडल मतलब आप समझते हो ना, ग्रुपिंग करना। किस चीज़ की, एक तो डाटा की। ओके, कई बार जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें डाटा को ही क्या बोल दिया जाता है, प्रॉपर्टीज भी बोल दिया जाता है। ओके, तो डाटा बोल लो या फिर प्रॉपर्टीज बोल लो, और साथ में उनके बिहेवियर। ओके, बिहेवियर मतलब नॉर्मली हम बिहेवियर बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम उसको फंक्शंस बोल देते हैं। और कई बार उनको मेथड भी लिखा होता है। तो जैसे भी लिखा होगा, बस आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई होनी चाहिए, क्योंकि आप अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग नाम मेंशन किए होते हैं। जैसे कई बार डाटा की जगह प्रॉपर्टीज लिखा होता है, वैसे ही कई जगह बिहेवियर मेंशन किया होता है। ओके, और बिहेवियर को ही कई बार लिखा जाता है फंक्शंस, और बिहेवियर फंक्शंस लिखा जा सकता है, या फिर फंक्शंस के अलावा क्या लिखा जा सकता है, मेथड्स। जब आप जावा की बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेथड लिखा होगा। वैसे जब आप मतलब जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी या फिर कोई और लैंग्वेज पढ़ेंगे, वहाँ पे फंक्शन लिखा होगा। जैसे सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे इसको फंक्शन बोल दिया जाता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। पर जो आपका ऊप्स का कंसेप्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट होता है, वो सब में सेम ही चलता है। कि जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर प्लस जो डाटा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको क्या किया जाता है, ग्रुप किया जाता है इकट्ठा। वो किसकी हेल्प से होता है, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से वो पॉसिबल होता है। तो ये आपने पॉइंट नोट करना है कि ऑब्जेक्ट्स बंडल्ड डाटा एंड बिहेवियर टुगेदर। ओके, बेसिकली ये कौन काम करता है, हमारा ऑब्जेक्ट ये काम करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक आपको पॉइंट बताया कि क्लास, ये जब भी आप ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट आप बेसिकली यहाँ पे तो सिंपल एक टॉपिक दिया होता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। पर ये कंसेप्ट आता है आपका ऊप्स लैंग्वेज का। जब आप ऊप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं, ऊप्स को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम इसको बोल देते हैं। तो जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ये क्या बोलती है कि जो मेरी लैंग्वेज है उसमें आप क्या करेंगे, अलग अलग एक तरीके से फंक्शंस या फिर अलग अलग मेरे पास ऊप्स को यूज़ करने की हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक आता है हमारे पास क्लास, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ऊप्स को हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग टॉपिक्स में। उनमें से जो हमारे पास टॉपिक्स आते हैं, जो मेजर मेजर हम पढ़ते हैं, एक हम पढ़ लेते हैं क्लास का, दूसरा हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट का। इसके अलावा हमारे पास बाकी तो और काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे इनहेरिटेंस आप पढ़ते हैं। ओके, इनहेरिटेंस जैसे आप पढ़ते हैं। इसके अलावा आप पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं। ओके, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होता है, इनहेरिटेंस होता है, पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना। तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। पर एज़ पर अगर आप पीएचपी की बात करते हो तो यहाँ पे आपको दो ही टॉपिक, या फिर मतलब एक ही टॉपिक है, दो तो नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेन आपका एक ही टॉपिक दिया गया था, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिया गया था। पर जब आप ऊप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। इनहेरिटेंस पढ़ना पड़ता है, पॉलीमॉर्फिज्म आपको पढ़ना पड़ता है ना। इसके अलावा क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी पड़ती हैं। बाकी तो इसके अलावा और भी दो तीन इसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, पर उनके ऊपर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। तो इनको आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट टॉपिक दे रखा था। तो ऑब्जेक्ट समझाने के लिए मुझे आपको क्लास समझाना ज़रूरी है, क्योंकि क्लास ही को इनिशिएट कौन करता है, इंस्टांस ऑफ क्लास कौन बनता है, हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लैरिफाई होनी चाहिए कि सर ऑब्जेक्ट हमारा होता क्या है, या फिर ऑब्जेक्ट जो आप आइडेंटिफाई यहाँ पे मुझे करवा रहे हो,
तो वहाँ पे मुझे आपने बोला कि हम किसका यूज़ करते हैं, क्लासेस का यूज़ करते हैं, और क्लासेस के अलावा हम क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। 2 चीज़ें हम यहाँ पे क्लैरिफ़ाई करेंगे। तो देखो एज़ पर अगर हम नॉर्मली एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, तो एग्ज़ाम्पल लेने का मतलब है, जैसे आप ऐसे समझ लो आपने क्या किया, आपने एक ब्लूप्रिंट बना के रख लिया। ब्लूप्रिंट किसका? आपने बोल दिया कि आपका ये घर का नक्शा आ गया। मान लेते हैं आपने क्या किया, अपने घर का ये नक्शा बनवा लिया, है ना? आपने क्या किया, ये अपने घर का यहाँ पे नक्शा बना लिया। ये क्या बन गया आपका ब्लूप्रिंट। और ये कौन बनाता है? कोई ना कोई सर हमारा इंजीनियर बनाता है, या फिर जैसे आप बोलते हो आर्किटेक्चर, वो हमारे डिज़ाइन करके देते हैं। अगर आपने प्रोफेशनली बनाया, अगर नॉर्मली बनाया तब तो वो सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। पर जब प्रोफेशनली बनाया जाता है तो उसका क्या किया जाता है, किसी भी बिल्डिंग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो जब ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, तो तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, उसको प्रैक्टिकलिटी में एक्चुअल में बनाया जाता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, आप उस ब्लूप्रिंट का कुछ हिस्सा, जैसे मान लेते हैं कि उसका फ्लोर आप बनाएंगे, उसका क्या बनाएंगे, आप फ्लोर बनाएंगे। तो देखो जब आपने इस ब्लूप्रिंट का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया, है ना? इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, या फिर उसका काम क्या किया आपने, किसी एक क्लास का कुछ काम जो है उसको आपने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के टाइम क्या होता है, उतना पोर्शन के ऊपर जो काम है वो वहाँ पे वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो वो वर्क स्टार्ट होता है, उसी वर्क को हम क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट हम बोल देते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि जो भी आपकी ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट को हम बोल देते हैं क्लास। तो जब आपने एक नक्शा तैयार कर लिया, नक्शा तैयार करने के टाइम अब आपको क्या लिख रहा है यहाँ पे, आपने यहाँ पे कोई, जैसे मैं बोलूँ आपने यहाँ पे ब्रिक्स यूज़ की, सर अभी तो आपने कुछ नहीं यूज़ किया, ना मैंने ब्रिक्स यूज़ किया, ना मैंने यहाँ पे सीमेंट यूज़ किया, ना मेरी यहाँ पे लेबर थी, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ पे सिंपली आप एक, मैंने कागज़ का टुकड़ा एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना के रख दिया कागज़ के पेपर के ऊपर, और बोला कि जब आपको काम स्टार्ट करना होगा तो आप ऐसे-ऐसे काम स्टार्ट करवा सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि मुझे एक्चुअल में जो ये मेरा घर का काम था वो मुझे स्टार्ट करवाना था। तो मैंने क्या किया, घर का छोटा-सा हिस्से के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने क्या कर दिया, इस क्लास को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैंने इस क्लास को यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सर सबसे पहले देखो, अगर आप मिस्त्री को बुलाएँगे घर पे तो वो क्या बोलता है कि सर हमें क्या चाहिए, कुछ ब्रिक्स चाहिए, ईंटें चाहिए मुझे इसके अलावा सीमेंट चाहिए होगा, है ना? इसके अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं ना, आयरन की रोड्स वगैरह, इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं जो घर मकान बनाने के काम आती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक्चुअल में चाहिए होंगी। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे तो आपको कोई भी चीज़ यूटिलाइज़ नहीं हुई, आपने जस्ट क्या बनाया, एक तरीके से ब्लूप्रिंट बना के रखा है। पर जब आपने उसको काम को स्टार्ट कर दिया, मतलब इंस्टांस ऑफ क्लास कि अब आपने उसको यूटिलाइज़ करने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे यूटिलाइज़ करने की बारी आई, तब आपको एक्चुअल में क्या करना पड़ा, एक्चुअल में आपको ब्रिक्स लेके आनी पड़ी, सीमेंट लेके आना पड़ा, उसके बाद जाके क्या हुआ, आपका वो एक तरीके से मकान बनना तैयार हो गया। तो इस दोनों टॉपिक को समझाने का मोटिव क्या है मेरा, क्योंकि मैंने आपको रियल एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया क्योंकि रियल एग्ज़ाम्पल, क्योंकि जब बच्चे ओप्स लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो क्लास ऑब्जेक्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। और ये जो बुक्स होती हैं, बुक्स में बस यही लाइन लिखी होती है कि क्लास इज एन, बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और ऑब्जेक्ट उसका इंस्टांस होता है ना? तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि क्या, एक तरीके से कि सारी ना टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी लिखी होती है कि इंस्टांस वगैरह ये वगैरह। तो आपको बस ईज़ी समझना है, बस ऐसे समझना है कि आपने घर का नक्शा बनाया हुआ है। एक्चुअल में घर नहीं बना है आपका, बट आपने नक्शा बनाया हुआ है। पर आपको इतना पता है कि जब मैंने नक्शा बनाया हुआ है तो मुझे ईंटों की ज़रूरत भी पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत भी पड़ेगी। वो आपको पता है वो सारी चीज़ें। पर जब एक्चुअल में आप काम स्टार्ट करेंगे, मतलब आप उस क्लास को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पे क्या वो बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह वो बिहेव करेगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब एक्चुअल में काम स्टार्ट होगा, उस टाइम पे आपको क्या चाहिए होगा, एक तो आपको डाटा चाहिए होगा, मतलब डाटा क्या, ब्रिक्स और सीमेंट, है ना? ब्रिक्स और सीमेंट ही चाहिए होंगे ना आपको मकान खड़ा करने के लिए या फिर बनाने के लिए। इसके अलावा डाटा की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस टाइप के फंक्शंस वो परफॉर्म करेंगे। जैसे ईंटों से आप क्या करेंगे, ईंटों से आप दीवार खड़ी करेंगे, सीमेंट से क्या करेंगे, आप उन्हीं ईंटों को स्टिक करेंगे, जोड़ेंगे आपस में, है ना? तो ये क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो इन सभी को इकट्ठा करके यूटिलाइज करने का काम कौन करता है, आपका ऑब्जेक्ट करता है। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ब्लूप्रिंट सर हमारे पास एक तरीके से जो क्लास होती है वो एक ब्लूप्रिंट है। पर जब एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट की जाती है कंप्यूटर में, वो कब की जाती है, जब वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यही चीज़ अगर आप कंप्यूटर में समझ लो, अगर हम इसको एज अ फॉर्म ऑफ रैम समझ लें, ये हमारी आ गया रैम। अब आपने क्या किया है, आपने पीएचपी में कोड बना लिया अपना, सपोज कर लेते हैं आपने पीएचपी में अपना कोई कोड बना लिया हुआ है ना? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
ये हमेशा आपने याद रखना है जब आप लिखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले आता है, देन आपका PHP आता है। उसके बाद मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई भी अपनी एक क्लास बना दी है, सपोज कर लेते हैं आपने कोई भी अपनी क्लास बनाई है। यहाँ पे आपने क्लास के बारे में सारी चीज़ें मेंटेन कर दी हैं, बना दी हैं यहाँ पे, और लास्ट में आपने उस क्लास को बंद कर दिया है। अब जो आपने ये चीज़ बनाई, इस टाइम पे कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। इस टाइम पे रैम में आपको कोई भी मेमोरी नहीं मिलेगी, अनलेस आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया होगा। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं आपने एक लाइन लिखी, यहाँ पे सिंपली आपने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। ये मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा कि ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है। तो मान लेते हैं इस टाइम पे आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर दिया। किसके लिए, कौन सी क्लास के लिए? तो मान लेते हैं क्लास ही हमारे पास ABC थी, तो आपने ऑब्जेक्ट कर दिया क्लास ABC के लिए क्रिएट। तो जैसे आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे इस स्टेप पे क्या होगा, तो ये क्लास के अंदर जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या करता है, इस क्लास को देखता है, इस क्लास में देखता है कि कहाँ कहाँ पे आपने मेमोरी की रिक्वायरमेंट बताई है। तो जहाँ पे आपने मेमोरी की रिक्वायरमेंट बताई है, उसके अकॉर्डिंग रैम में क्या होती है, आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। तो ये फ़ायदा होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का, क्योंकि अभी तो आप इसको ऐसे समझ लो, ये नॉर्मल सा छोटा सा प्रोग्राम है। तो यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट का अब तो नॉर्मल लेवल हो गया सर, आप ये मेमोरी पहले एलोकेट कर दो, जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एरे का भी बताया था, तो जैसे एरे आता है, तो एरे में भी क्या करते हैं, एरे में भी तो सर मेमोरी आप साथ ही साथ एलोकेट कर देते हैं। तो क्लास में आप ऐसा क्यों नहीं करते हो बेटा? एक्चुअल में ये होता है, जब आप रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करते हो, जैसे मैं बात कर लेता हूँ MS ऑफिस की। तो MS ऑफिस में क्या होता है, आपको पता है, जब आप MS ऑफिस इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर, तो वहाँ पे आपको वर्ड भी मिलता है। वर्ड भी एक एप्लीकेशन है। उसके अलावा आपको पावर पॉइंट भी मिलता है ना। इसके अलावा आपको एक्सेल भी मिलता है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, MS एक्सेस, जो उनका क्या है, एक तरीके से RDBMS है। इसके अलावा पब्लिशर सॉफ्टवेयर आता है, उनके पता मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं, पर जस्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि पब्लिशर भी होता है। तो जब आप रियल टाइम में किसी मैकेनिज्म को समझोगे, तो अब यहाँ पे देखो, ये सारा का सारा क्या है, एक तरीके से ब्लूप्रिंट ही तो है। ये सारा का सारा क्या है, ब्लूप्रिंट ही है। अब इस ब्लूप्रिंट में जिस ऑब्जेक्ट को आप एक्चुअल में चलाओगे, ऑब्जेक्ट क्या मतलब, कोई ना कोई एप्लीकेशन तो आप चलाओगे। जब आप किसी एप्लीकेशन को चलाओगे, तो ये एप्लीकेशन क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट है ना। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप चलाओगे, जैसे हम मान लेते हैं आपने MS ऑफिस में इंस्टॉल किया हो, तो अब आपको काम करना है सिर्फ वर्ड के ऊपर। बाकी आपको पावर पॉइंट, इसके एक्सेस और पब्लिशर के ऊपर काम नहीं करना है ना। तो उस टाइम पे आप क्या चाहोगे, जैसे मान लेते हैं अगर इसको मैंने ओप्स लैंग्वेज में नहीं बनाया होता, इसको मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में बनाया होता, तो इस टाइम पे देखो, अगर आपकी रैम, सपोज कर लेते हैं 8 GB की अगर रैम है, और जो MS ऑफिस है, इसको चलने के लिए कितनी चाहिए, मान लेते हैं 6 GB इसको चलने के लिए चाहिए। तो ये क्या करेगी, ये आपकी 6 GB टोटली कंज्यूम कर लेगी। ये आपका क्या करेगी, 6 GB कंज्यूम कर लेगी। और सिर्फ आपके पास कितना बचेगा, 2 GB बचेगा बाकी काम करने के लिए। बाकी जो भी अगर आपको काम करना होगा, उसके लिए 2 GB ही बचेगा। जिससे क्या होगा, आपका सिस्टम हैंग करने स्टार्ट कर देगा। और क्योंकि आपको क्या चलाना है, आपको सिर्फ वर्ड ही चलाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड ही चलाना है, MS वर्ड। तो उसके लिए आपको इन सभी को मेमोरी देने की क्या ज़रूरत है ना। कॉमन सी बात है, जगह आपको वर्ड ही यूज़ करना है, तो आप बाकियों को मेमोरी क्यों दे रहे हो, फालतू में मेमोरी क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो इसी कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जब भी आपको रियल या फिर प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, तो उस टाइम पे आप जितने आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको पैकेज को या फिर उस एप्लीकेशन को आप मेमोरी में लेकर आओ और उसको यूज़ करो। ऐसा ना करो आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को उठा के मत लेकर आओ, पूरी एप्लीकेशन को उठा के आप रैम के अंदर मत डालो। आपको जिसकी ज़रूरत है, जैसे सपोज कर लेते हैं मुझे MS वर्ड की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, वर्ड को भेज दिया। जैसे मैंने वर्ड को ओपन किया, तो वर्ड मेरा किस में आ गया, वर्ड मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट मतलब अब मेरे कंप्यूटर को पता होगा कि मुझे जो मेमोरी देनी है, वो मुझे किसको देनी है, सिर्फ MS वर्ड को ही देनी है। तो मान लेते हैं वर्ड को रैम में कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी, सपोज कर लेते हैं उसको 500 MB की रिक्वायरमेंट थी। तो रैम में क्या होगा, 8 GB में से 500 MB किसको दे दी जाएगी, 500 MB वर्ड को दे दी जाएगी। तो भाई अपना जो भी काम करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अब देखो आपके पास कितनी मेमोरी खाली बच जाएगी, तो हमारे पास सर 7.5 GB क्या बच गई, यहाँ पे खाली बच गई। ओके, तो ये मतलब होता है जब आप रियल सिनेरियो में ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में अंडरस्टैंड करते हो कि वाई सर हम क्लासेस को क्यों करते हैं, हम इकट्ठा मेमोरी क्यों नहीं दे देते हैं। इकट्ठी अगर मेमोरी दे दोगे, तो आपका जो एक्चुअल सिनेरियो में जो आपका सॉफ्टवेयर है या फिर जो आपका सिस्टम है, वो ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। जिसके लिए आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसके लिए भी आप मेमोरी दे दोगे। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो,
ऊपर वाले स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो ना यहाँ पे मेमोरी कितनी वेस्टेज हो रही है। यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे एलोकेट कितनी कर दी मैंने, यहाँ पे 6 GB मैंने एलोकेट कर दी, पर मुझे वर्ड को चलाने के लिए कितनी चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ 500 MB। तो वही है, अगर आप 6000 में से, अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूँ मैं, 6000 में से आप 500 कम कर दो तो कितना बच जाएगा सर, 5500 हमारा बच जाएगा। तो देखो 5500 मेमोरी आपने क्या कर दी, ये मेमोरी ऐसी बन गई जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो किसी भी काम में। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी वेस्टेज होगी। तो इस वेस्टेज को बचाने के लिए और रियर सिनेरियो में हमारे जो एक तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज़ करते हैं। तभी मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन यही बताई कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक तो इंस्टांस ऑफ क्लास होता है कि बेसिकली जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है तभी इसको बुलाया जाता है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काम क्या करते हैं, ये बंडल करते हैं, जोड़ के रखते हैं किस चीज़ को, जो उसके डाटा या फिर प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे वर्ड के ऊपर आप कोई भी काम करेंगे या फिर कुछ भी चीज़ आप ऑपरेट करेंगे वर्ड के ऊपर, इसके अलावा उसमें कौन कौन से आप फंक्शन यूज़ कर पाएंगे, है ना। जैसे आप उसमें किसी चीज़ को, किसी टेक्स्ट को मोटा करोगे, किसी को पतला करोगे, है ना, बंडल करोगे, तो वो सारे के सारे फंक्शंस भी आपको डिस्प्ले करवाता है कि आप ये सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो यही चीज़ मतलब होती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलोंग विद देयर बिहेवियर, उनको आपस में बाइंड करके आपके सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने का वो काम करता है। तो ये होता है बेसिकली, अगर हम बात कर लेते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की। ओके, तो इतना ईजी आपको कोई नहीं समझा पाएगा, क्योंकि ये काफ़ी, मतलब जिससे बच्चे को पूरा क्लैरिफाई होती है ना ये चीज़ें, जिस चीज़ पर्सन को, वही ये सारी चीज़ें ऐसे आपको क्लैरिफाई करवा पाता है। क्योंकि जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो बुक्स में इतना ऐसा लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट ये होता है, क्लास ये होता है ना, बस मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। और जो टीचर्स होते हैं वो भी ऐसे ही समझाते हैं कि ये आपका ऑब्जेक्ट होता है और आपको मेमोरी एलोकेट होगी तो वो आपकी क्लास बन जाती है। पर रियल लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द यूटिलाइजेशन, है ना। अगर आप कल को सॉफ्टवेयर अपना बनाएंगे या फिर कहीं भी आपका इंटरेस्ट होगा सॉफ्टवेयर बनाने का, कुछ करने का, तो आप इन सारी चीज़ों को माइंड में रख पाओगे। इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट पढ़ते हैं किसमें, क्योंकि यहाँ पे चलो पीएचपी में यही दे रखा था ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने चलो आपको क्लास के बारे में बता दें, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट आपस में को रिलेट करते हैं। तो अगर हम इसका नॉर्मल सा सर एग्जांपल ले लें, आप हमें एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता दो पीएचपी का, तो एक नॉर्मल सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं मैंने एक कोड लिख दिया पीएचपी का, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ पीएचपी। अब सिंपल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल का, कि मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल का वॉल्यूम या फिर रेक्टेंगल का कोई फंक्शन है उसको परफॉर्म करूँगा। तो सपोज कर लेते हैं मैंने बना दिया क्लास, क्लास का नाम मैं रेक्टेंगल रख देता हूँ, क्लास रेक्टेंगल। ओके, और यहाँ पे ये क्लास क्या है, क्लास हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं, मतलब जैसे कीवर्ड्स होते हैं, तो क्लास हमारे यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है। तो क्लास मैंने कीवर्ड बना दिया। इसके बाद मैंने बोला, मैंने क्लास बॉक्स के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें, मतलब क्लास जो मैं बना रहा हूँ इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए एक फ्लोट, मतलब एक मुझे विड्थ चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा पब्लिक। ओके, पब्लिक का मतलब है कि जो मेरा ये मेमोरी होगी इसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। पब्लिक का मतलब ये होता है कि हम, जो मेरी मेमोरी होती है रैम की, है ना, तो उसको मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। जो मेरा पूरा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में अगर मैंने रैम में उस मेमोरी को यूज़ किया है तो उसको मैं, जो इतना मेरा प्रोग्राम है उसमें कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो पब्लिक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सिंपल सा फ्लोट। फ्लोट मैंने आपको बताया ये डाटा टाइप है। इसका नाम मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, फ्लोट में आ गया मेरे पास विड्थ। एक मैंने यहाँ पे बना दिया वेरिएबल, उस वेरिएबल में किस टाइप का डाटा जाएगा, हमारा फ्लोट मेरा यहाँ पे डाटा जाएगा। फिर इधर मैंने एक सिंपल सा बना दिया पब्लिक। अब यहाँ पे मैंने बना दिया फ्लोट। अब यहाँ पे मैंने ले लिया डॉलर हाइट ले लेते हैं। ओके, एक मैंने विड्थ ले ली, चौड़ाई ले ली, एक मैंने क्या ले लिया, ऊंचाई ले ली। क्योंकि जब आप रेक्टेंगल देखते हो ना मैथ में, तो एक यहाँ पे क्या होती है, ये उसकी सिर्फ विड्थ होती है और ये ऊपर वाली क्या आ जाती है, उसकी हाइट आ जाती है। तो मैंने वो दोनों ले लिए, एक विड्थ मैंने ले लिया और एक मैंने हाइट ले लिया, है ना। और यहाँ पे मैंने फ्लोट ले लिया। फ्लोट क्यों ले लिया, क्योंकि आप देखते हो ना कई बार जो हमारे पास हाइट आ जाती है, तो हाइट कैसे आ जाती है, तो मैं बोल लूँ 2.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो देखो पॉइंट में चला जाता है ना। तो पॉइंट वैल्यू स्टोर करने के मैंने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ पे मैंने फ्लोट का यूज़ कर लिया। बस इतना सा फंडा है। जैसे आपको कई बार कन्फ्यूज़न होती है कि सर आपने फ्लोट क्यों यूज़ किया, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फ्लोट तभी यूज़ किया ताकि प्रोग्राम में आपके कोई एरर ना आए। देन नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन क्या बेसिकली, ये तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, एक तो मतलब डाटा आ गया। अब इसके फंक्शंस भी तो मुझे बनाने पड़ेंगे ना। तो पब्लिक मैंने बना दिया फंक्शन। इसको बनाने का तरीका होता है, फंक्शन के आगे आप क्या करते हैं, आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, कौन सा, कंस्ट्रक्ट।
कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए आपको ना ये वाले सिंबल 2 डैशेस नीचे वाले वो यूज़ करने पड़ते हैं, है ना? एक्चुअल में ये दोनों आपको इकट्ठे दिखेंगे, पर जब आप कंप्यूटर में यूज़ करोगे तो इसको हम बोलते हैं ना, जो नीचे वाले जो डैश होते हैं वो वाले आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। देन कंस्ट्रक्ट, किस चीज़ को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? सर मैं कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ, एक तो मेरे पास डाटा आएगा फ्लोट का डाटा, उस डाटा उसका नाम लिखता हूँ मैं W कर देता हूँ, और यहाँ पे दूसरा मैं ले लेता हूँ, एक मेरे पास डाटा जो आएगा वो मेरे पास आएगी हाइट, है ना, तो यहाँ पे H कर देता हूँ, सिंपल सा। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। ओके, देन यहाँ पे इस फंक्शन को मैं आगे क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मेरे पास अगर विड्थ के अंदर दिस विड्थ, इसके अंदर कौन सा डाटा जाएगा, जो मेरा इस फंक्शन के अंदर डाटा आएगा। कौन से फंक्शन के अंदर? ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो डाटा है वो वाला डाटा मेरा विड्थ के अंदर जाएगा, है ना। किसके अंदर जाएगा? वो वाला डाटा मेरा विड्थ के अंदर जाएगा। और विड्थ क्या है? एक मेमोरी है जो मैं रैम में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा $W। देन आपके पास मैं बोल देता हूँ कि जो भी पर्सन डाटा कौन सा हाइट के अंदर जाएगा, जो भी मेरे फंक्शन के हाइट वाले हिस्से में पास होगा। अब मेरा हाइट वाला हिस्सा कौन सा है? ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्से में जो भी डाटा जाएगा वो मेरा हाइट मेमोरी के अंदर चला जाएगा, रैम के अंदर। तो वो डाटा कहाँ से आएगा? वो डॉलर कौन सा, ये वेरिएबल मेरा H वेरिएबल है यहाँ पे। तो ऐसे करके मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा यहाँ पे फंक्शन बना दिया, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। इस फंक्शन का सिंपल सा मोटिव क्या है? अगर मैं बात कर लूँ इस फंक्शन का सिंपल सा, अगर मैं मोटिव बताऊँ, इस मोटिव क्या है? इसका मोटिव ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे साइड में बनाऊँ, कि आपने क्या किया, आपने सिंपल अभी, क्योंकि आपको पता है जब आपने ये क्लास बनाई होगी तो रैम में कोई मेमोरी एलोकेट नहीं दी होगी इसको। पर जैसे ही आप क्या करोगे, आप फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट को बनाओगे, उसको स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट होते टाइम क्या होगा, उसको मेमोरीज एलोकेट होंगी, है ना। चलो मैं इसको आपको बाद में बताता हूँ, एक हम फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल मैंने एक क्लास बना दी, फिर से पब्लिक फंक्शन, एक मैंने एक अलग से फंक्शन बना दिया। एक फंक्शन से क्या होगा, एक फंक्शन से मेरी मेमोरीज के अंदर क्या होगा, जो मेरे पास वेरिएबल्स हैं उनके अंदर क्या जाएगा, उनके अंदर डाटा जाएगा जो मुझे यूज़र प्रोवाइड करेगा। जैसे आप मुझे डाटा दोगे ना, तो वो डाटा मैंने कैप्चर करने के लिए एक सिंपल सी लाइन लिखी, ये वाली, कि जो भी डाटा मतलब इस फंक्शन में आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, इसके अंदर जो भी यूज़र अपना डाटा देगा, तो वो डाटा कहाँ जाएगा, मैंने जो मेमोरी डिफाइन की है विड्थ नाम की, उसके अंदर वो डाटा जाएगा। देन हमने एक फंक्शन बना लिया पब्लिक, उसका नाम मैं कर देता हूँ कि मैं एरिया निकाल रहा हूँ, तो मैं एरिया ही नाम लिख देता हूँ उसका, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम आगे निकालेंगे। एरिया मैंने बना दिया यहाँ पे फंक्शन, और इस फंक्शन को मैंने क्या कर दिया कि ये भी फंक्शन क्या होगा, मेरा फ्लोट ही होगा, जो इसकी आउटपुट आएगी वो भी क्या आएगी, मेरी फ्लोट आएगी। देन हम क्या करेंगे कि जो भी इस फंक्शन का आउटपुट निकल के आएगा, है ना, जो भी इसका आउटपुट निकल के आएगा वो क्या आएगा, उसको मैं कर देता हूँ रिटर्न। रिटर्न मुझे क्या चीज़ चाहिए, जब भी कोई वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि आपको पता है जब आप रेक्टेंगल निकालते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सभी को पता है क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू, सॉरी विड्थ इंटू हाइट, है ना। वैसे लेंथ इंटू विड्थ बोल सकते हो, वैसे यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, विड्थ इंटू हाइट का यूज़ किया, तो आप ऐसे बोल सकते हो विड्थ इंटू हाइट क्या बन जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो रिटर्न में मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि जो मेरे पास दिस, मतलब दिस कौन सी मेमोरी, मेरे पास जो मेरी विड्थ नाम की मेमोरी है, उसको आप क्या करो, उसको आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, विड्थ को आपको मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। तो जो मेरे पास विड्थ नाम की मेमोरी है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सर मेरे पास जो मेमोरी है उसका नाम क्या है हमारे पास, हाइट। दिस डैश हाइट नाम की जो मेरी मेमोरी है, आप क्या करो, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। और लास्ट में तो आपको पता है ये हम यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि जैसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं, जैसे आप सेंटेंस कंप्लीट करते हो ना इंग्लिश में, जैसे आप करते हो दिस इज़ माई बुक, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, डॉट लगाते हो ना। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। तो तभी मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, कि मेरी एक लाइन यहाँ पे क्या होगी, ख़त्म होगी। और उसके बाद सिंपली मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सिंपल सा एक छोटा सा हमने यहाँ पे क्या बना लिया, एक
क्लास बना ली और इस क्लास में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपली अगर आपको फिर से बताना हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले आपने बनाई एक क्लास, क्लास का नाम रख दिया आपने रेक्टेंगल, रख दिया आपने क्लास का नाम रेक्टेंगल। उस क्लास के अंदर आपने बोला कि दो चीज़ें मैंने बना दी। एक चीज़ मैंने बना दी कंस्ट्रक्ट, है ना। कंस्ट्रक्ट जैसे मतलब आपको क्या चीज़ बनानी है, उसको बनाने के लिए आप मुझे रिक्वायरमेंट तो दोगे ना, ईंट और बजरी तो दोगे ना, पत्थर तो दोगे ना। जो जैसे मुझे अगर आपको घर ही बनाना होगा तो वो मैंने बना दिया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैंने बोला कि जो भी सामान आएगा वो सामान यहाँ पे इस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। मेमोरी विड्थ आ गई और मेमोरी मेरी हाइट आ गई। अच्छा सर, जो विड्थ और हाइट है ये डाटा आएगा कहाँ से, वो हमें यूज़र ही देगा, है ना। वो हमें यूज़र ही प्रोवाइड करके देगा। तो जो यूज़र हमें प्रोवाइड करके देगा वो डाटा कहाँ पे आएगा, वो डाटा इस जगह पे आएगा, इन दोनों के पास आएगा। तो ये मैंने उसके लिए क्या बना दिया, एक फंक्शन बना दिया है कि जो भी डाटा यहाँ पे यूज़र भेजेगा तो वो डाटा मेरा कहाँ पे जाएगा। क्योंकि देखो वेरिएबल w है, तो वेरिएबल w मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। तो इस w का जो डाटा है वो मेमोरी में मेरे कहाँ पे जाएगा, मेरी मेमोरी, मैंने बिट्स वाली मेमोरी बनाई होगी उसके अंदर वो डाटा जाएगा। तो ऐसे हाइट का डाटा कहाँ जाएगा, हाइट का डाटा हाइट के अंदर जाएगा। ऐसे करके क्या हो रहा है, बस डाटा को भेजा जा रहा है आगे कि उसको मेमोरी में कहाँ पे सेव करना है मुझे। देन मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला बना दिया कि जो मेरे पास डाटा आया होगा, जो मेरे पास मेमोरी में डाटा स्टोर हो गया होगा, कहाँ पे स्टोर हुआ होगा, एक तो मेरे बिट्स के अंदर स्टोर होगा, दूसरा मेरा हाइट के अंदर स्टोर होगा। इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सिंपल हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, विड्थ इंटू हाइट होता है। तो विड्थ इंटू हाइट आपको पता है, अगर आपको क्या करना है विड्थ इंटू हाइट करना है तो आपको आपने क्या बोला कि जो विड्थ नाम की मेमोरी है ना, उस मेमोरी का डाटा प्लस जो उसका हाइट है, हाइट नाम की मेमोरी है, उसके अंदर जो डाटा है उसको आप क्या करो, उसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। और मल्टीप्लाई करने के बाद उस वैल्यू को जो भी आउटपुट आएगी उसको आप क्या करो, रिटर्न कर दो। तो रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो भी आउटपुट आती है, जैसे मान लो तो आपने क्या कर दिया 5 × 2, तो आउटपुट में कितना आया 10, तो 10 क्या होगा, 10 वापिस चला जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, है ना। ऐसे करके क्या होता है आपका ये एक पूरी की पूरी क्लास बनती है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्लास स्टार्ट की है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी क्लास मैंने क्या किया, स्टार्ट की है। तो इसको मैं ख़त्म कहाँ पे करूँगा, ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ पे भी इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे करली ब्रेसेस, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट करना किसी चीज़ को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग हमेशा आपने लिखनी है क्लास की, अदरवाइज़ आपके प्रोग्राम में क्या होगा, वो एरर आपको दिखाएगा। ऐसे करके आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। अब ये तो आपकी क्या बन गया, ब्लूप्रिंट बन गया। ये आपने क्या बना दिया कि घर का एक तरीके से नक्शा बना दिया, ब्लूप्रिंट बना दिया। ओके, अब ब्लूप्रिंट कैसा बन गया, इसमें हमें पता है कि जब भी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास करूँगा, इस क्लास में कोई वैल्यू पास करूँगा, तो उस टाइम पे मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे आउटपुट में मैं निकाल सकता हूँ कि मुझे अगर ए रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपका सेकंड जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है किस चीज़ का, अब आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप सिंपल सा आप कैसे कर सकते हो, सिंपल अगर मैं बोलूँ कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे नोट कर लिख देता हूँ आपको कि whenever you want to create an object, comma you have to, या फिर you must have to use न्यू कीवर्ड, ठीक है, NEW, न्यू कीवर्ड। ओके, न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्या होगा, आपका एक ऑब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा। डन, ये आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं आपको कर दूंगा, यहाँ पे मैंने कर दिया न्यू ऑब्जेक्ट, मैंने स्टार्ट कर दिया। न्यू मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, सर मुझे रेक्टेंगल का बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, न्यू रेक्टेंगल, कि मुझे रेक्टेंगल के लिए क्या करना है, अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। और रेक्टेंगल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे रेक्टेंगल जो मैंने क्लास बनाई है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है। कौन सा फंक्शन बनाया है मैंने, कंस्ट्रक्ट करने का, किस चीज़ का, कि जो भी मैं तो पहले यूज़र से वैल्यू तो लूँगा ना, तो वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वैल्यू यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 5.0 लिख दिया, इसके अलावा मैंने लिख दिया यहाँ पे 4.0। अब बोलेंगे सर आपने 5.0 एंड 4.0 क्यों लिखा, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ मेंशन किया है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे मैंने लिखा था कि जो भी यहाँ पे यूज़र मुझे डाटा देगा
वो डाटा मेरा कैसा आएगा, वो डाटा मेरा फ्लोट में आएगा। और फ्लोट वैल्यू आपको सभी को पता है कैसी होती है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आते हैं। इसमें क्या होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 5.0 क्या है सर, 5.0 हमारा डेसिमल पॉइंट आ गया, जिसमें क्या है हमारे पास ज़ीरो क्या आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल 5 लिखता ना, तो यहाँ पे मुझे एरर दे देता। वो बोलता कि जहाँ पे आपने इसको मेंशन किया है ना, इस प्रोग्राम को जहाँ पे आपने मेंशन किया है, मेंशन इन द सेंस जहाँ पे ये 5 वैल्यू मैंने यहाँ पे तो लिखी, पर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस वैल्यू को कहाँ पे यूज़ करेगा, इस जगह पे, इस जगह के लिए वो यूज़ करेगा। इस जगह के लिए जैसे वो यूज़ करेगा तो वो बोलेगा आपने तो यहाँ पे फ्लोट लिखा है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू अगर 5 है तब वो आपको एरर दे देगा। अगर वैल्यू फ्लोटिंग में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था 5.0, तब यहाँ पे वो आपको कोई भी एरर नहीं देगा। ओके, इसका मतलब है ये वैल्यू यहाँ पे चले जाएगी, वैसे ये 4 वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, किसको एक तरीके से दिखाने का काम कर रही है, ये इसको दिखाने का काम कर रही है। तो ऐसे करके क्या किया आपने, एक फंक्शन बना दिया न्यू करके, मतलब यहाँ पे आपने क्लास डिक्लेयर कर दी, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया, कौन सी क्लास का, रेक्टेंगल क्लास का। और उसके अंदर आपने बोला कि उसके अंदर आपको रेक्टेंगल का कुछ भी निकालना है, तो आपने बोला ये दोनों वैल्यूज़ हैं, आप इसको ले लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा फंक्शन है वो ऑपरेट करना है, मतलब कौन सा फंक्शन आपको वहाँ पे इवेल्युएट करना है इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके। डन। तो ये सारी चीज़ आपने यहाँ पे इवेल्युएट कर ली। अब देखो आप, जो भी ये आउटपुट आएगा, जो भी इसको, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वापिस होके, उसको आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना, है, उसको आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल का नाम क्या आ गया, $r, है ना। $r क्या बोलता है कि जब आप कोई भी अपना नया रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, तो उसका एक रेप्लिका मेरे पास सेव हो जाएगा। वो कौन सी मेमोरी आ गई मेरे पास, $r, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं सिंपल बोलता हूँ एको। अब मैंने बोला एको आपको क्या प्रिंट करना है, $r, कि जो आपके पास r नाम का ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट मतलब जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये जो आपने रेक्टेंगल बनाई हुई है जिसके अंदर डाटा कितना है, जिसके अंदर डाटा अभी कितना चला गया, देखो यहाँ पे मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देख लो, तो ये आपकी रैम आ गई। ओके, मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ यहाँ पे। ओके, तो अगर जैसे आप रैम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हो, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जहाँ पे डॉलर विड्थ है और जहाँ पे डॉलर हाइट है, और ये कहाँ पे मैंने बनाया हुआ, मैंने क्लास के अंदर बनाया हुआ है। तो इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, डब्ल्यू की जगह मैंने कौन सी मेमोरी दे दी है, मैंने 5 दे दी है। और हाइट की जगह मैंने कौन सी डाटा दे दिया, मैंने 2 डाटा मैंने दे दिया है ना, यही दिया ना, मैं नीचे देखो, अच्छा 4 दिया है। डब्ल्यू की जगह मैंने 5 लिखा हुआ है, और 4 की जगह मैंने क्या लिखा है, क्योंकि ये देखो ये तो खाली चीज़ है, ये तो एक तरीके से मैंने बताया है कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूंगा, तो मैंने कौन सी वैल्यू एक्चुअल में लिखी है, तो वो वैल्यू कौन सी आ जाती है, वो आपकी जब आप ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपने एक्चुअल वैल्यू यूज़ की है। तो इसका मतलब है डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा, वहाँ पे 5 आ जाएगा, और वैसे ही 2 की जगह, मतलब एच की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4.0 मैंने यहाँ पे लिखा था। और उसके बाद मैंने क्या लिखा था कि जो भी डाटा यहाँ पे आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे डाटा आएगा, जैसे यहाँ पे कितना आ गया, 5.0 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 4.0 आ गया, मतलब होगा क्या, जब ये क्लास एक्चुअल में चलेगी तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे, इसकी जगह कौन सा डाटा आ जाएगा, इसकी जगह जो डाटा मैंने दिया वहाँ पे 5.0 आ जाएगा, और 4.0 यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ये वाला डाटा यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद मैंने इसके लिए एक फंक्शन बनाया हुआ है, ये वाला फंक्शन मैंने इसके लिए बनाया हुआ है। जब डाटा आ जाएगा तो ये वाला फंक्शन है वो चलेगा। ओके, मैं थोड़ा ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ। मैंने बोला कि जब ये वाला फंक्शन जब चलेगा तो उसके अंदर, फंक्शन के अंदर है क्या, उस बॉक्स के अंदर मैंने बोला है कि जो W नाम का डाटा है, W का डाटा कौन सा है यहाँ पे, अब देखो वही चीज़ यहाँ पे भी इरेज हो जाएगी, मतलब W यहाँ से भी चला जाएगा और H यहाँ से भी चला जाएगा। तो W की जगह क्या था हमारे पास 5.0, और वैसे ही H की जगह हमारे पास क्या था 4.0। बस हो कुछ नहीं रहा है, जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट में एक्चुअल में जो डाटा दिया, वो डाटा कहाँ पे चला गया, वो डाटा इसकी जगह आ गया, और ये डाटा इसकी जगह आ गया, W की जगह और एच की जगह। और यही डाटा क्या हुआ, मैंने बोला जो डाटा ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे पास आया होगा, क्लास के अंदर आया होगा, उस डाटा को आप उठा के कहाँ पे डाल दो, जो क्लास ने एक्चुअल में एक मेमोरी बनाई होगी विड्थ नाम की, आप उसके अंदर उस डाटा को क्या कर दो, भेज दो। तो इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे एक मेमोरी
क्रिएट हो जाएगी विड्थ की और एक हाइट की। तो विड्थ के अंदर क्या डाटा चला जाएगा 5.0 और हाइट के अंदर क्या डाटा चला जाएगा 4.0। ऐसे करके क्या हुआ बेसिकली इस स्टेप तक क्या हुआ आपकी मेमोरी के अंदर वो डाटे चले गए जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट के थ्रू जो डाटा क्रिएट हुआ वो कहाँ पे चला गया मेमोरी में चला गया इतने स्टेप तक, है ना, यहाँ तक वो चला गया। अब स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग जब आप सीख रहे हो ना उस टाइम पे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर आप इसको एक दो बार देखोगे तो आपको ईजिली वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसे कैसे वो स्टेप चल रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने बोला कि जो भी आपने रेक्टेंगल अपनी बनाई हुई है या फिर जो भी आपने वैल्यू दे दी है, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ने अपना काम कर दिया कि ये रेता बजरी चाहिए था, ये मैंने वहाँ पे पहुँचा दिया, है ना, वो यहाँ पे काम खत्म हो गया, मतलब मेमोरी के अंदर जो डाटा पहुँचाना था वो उसने यहाँ पे पहुँचा दिया। अब मुझे क्या करना है, जो डाटा वहाँ पे गया है ना, जो डाटा एक्चुअल में वहाँ पे गया है तो उसको मुझे क्या करना है, यूज़ भी तो करना है ना। तो मैंने बोला कि जो भी डाटा है ना, जैसे मैंने आर वेरिएबल लिखा है तो आर वेरिएबल मैंने किस चीज़ को बताने के लिए यूज़ किया है, अब मेरे ऑब्जेक्ट को बताने के लिए यूज़ किया है। जो मेरा ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है मुझे इसको बताने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, आर वेरिएबल का यूज़ किया है यहाँ पे। तो मैंने बोला कि जो हमारे पास आर है या फिर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है एरिया फंक्शन। तो मुझे एरिया फंक्शन का आउटपुट मुझे बताओ किसका आउटपुट कितना आएगा, है ना, इसकी मुझे आउटपुट कितनी आएगी। प्लस मैंने बोल दिया मुझे पता नहीं है कि जो मैंने आर बनाया हुआ है ये किस टाइप का डाटा टाइप है, तो इसके लिए मैंने आपको एक कमांड बताई है कौन सी, गेट टाइप। गेट टाइप के आप क्या कर सकते हो अंदर डॉलर आर आप अब यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे करके आपने क्या किया, सिंपली एक पूरा पीएचपी का यहाँ पे क्या कर दिया, कोड लिख दिया। तो इसको मैं यहाँ पे लास्ट में बंद कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन मार्क, एंड यहाँ पे ये क्या हुआ पीएचपी का मेरा कोड यहाँ पे बंद हो गया। तो अब आप इस चीज़ को देखो, आपने यहाँ से अपना कोड स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने अपना एक ब्लूप्रिंट बना दिया, क्लास आपने बना दी, यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे सिंपल आपने, अगर मैं ऊपर इरेज कर दूँ इसको, यहाँ तक आपने क्या किया, यहाँ तक आपने ऑब्जेक्ट को बना दिया, ऑब्जेक्ट को आपने बना दिया। यहाँ पे आपने क्या किया, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, जैसे यहाँ पे एरिया था, अगर आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू इस क्लास का एरिया निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिंपल एक ही एग्जांपल लिया एरिया लिया है, तो कल को मान लेते हैं मैं एक और फंक्शन बना के पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। कल को मान लेते हैं मुझे कुछ और भी करना है, ए प्लस बी करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, वो तो मेरी मर्जी है। वो मैं अलग अलग क्लासेस वहाँ पे मतलब अलग अलग फंक्शन वहाँ पे बना सकता हूँ। यहाँ तो सिंपल मैंने एक ही फंक्शन बनाया था, तो मैंने सिंपल बोला कि जो मैंने फंक्शन बनाया हुआ है मुझे उसको निकाल के जो उसका आउटपुट आएगी वो मुझे स्क्रीन के ऊपर बता दो। तो देखो इस टाइम पे होगा क्या, अगर हम इसको एज अ मेमोरी की वे में भी देखें और कंप्यूटर के वे में भी देखें, तो ये आपकी मान लेते हैं आपकी आ गई रैम। रैम के अंदर आपकी विड्थ में कितना था आपका 5.0 था, और वैसे आपके पास हाइट के पास कितना था 4.0, है ना, यही था मेमोरी में। अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे लिखा गया है एरिया फ्लोट सी, और ये यहाँ पे मैंने एक फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, फंक्शन के अंदर लिखा है मैंने दिस डॉट विड्थ, कि जो विड्थ होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे दिस डॉट हाइट के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा ना ये ज़्यादा ही वो हो गया है, तो बस आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जो ये फंक्शन है, जो मेरा ये पब्लिक वाला ये फंक्शन है, इसको मैं थोड़ा येलोइश में कर देता हूँ, कि जो मेरा ये वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इस फंक्शन के थ्रू होगा क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया देखो यहाँ पे लिखा गया है। तो एरिया के अंदर मैंने क्या बोला है कि आपकी जो मेमोरी में विड्थ मेमोरी है प्लस जो आपकी हाइट मेमोरी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तो 5 × 5 मतलब 5 × 4 का 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20.0 आ जाएगा, या फिर जिसको आप 20 बोल देते हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। देन मैंने क्या बोला है, इसको रिटर्न कर दो, इसको क्या कर दो आप वापिस कर दो, तो वापिस करके बेसिकली मैंने क्या बोला, इसको वापिस कर दो, तो 20 क्या हो जाएगा 20 वापिस हो जाएगा। तो वापिस किसको होगा, वापिस बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इसको वापिस कर देगा। जैसे इसने उसको वापिस कर दिया, तो मैंने क्या बोला, जो भी मेरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी, क्योंकि देखो वैल्यू कहाँ पे आएगी, इसके अंदर आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, तो उस वैल्यू को आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, है ना। जो भी इवेल्युएट होके आंसर आएगा, जैसे आप मतलब क्या करोगे 5 × 4 करोगे, तो उसको आप रिटर्न कर दो। रिटर्न करने का मतलब है आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे मुझे दिखा दो। वो मैंने कहाँ पे लिखा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू आएगी कब, जब एरिया का फंक्शन चलेगा
उसके बाद जो भी आउटपुट आएगी वो कहाँ पे आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आउटपुट आएगी वो आप उसको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखा दो। तो मेरे पास कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कितना आ जाएगा, 20.0 वहाँ पे आ जाएगा। देन मैंने चेक करना था कि जो मैंने आर यहाँ पे बनाया हुआ है वो किस टाइप का डाटा टाइप है। उसको चेक करने के लिए सिंपल मैंने आपको बताया था आप क्या यूज़ कर सकते हो, गेट टाइप, और उसके अंदर आप नेम ऑफ वेरिएबल दे सकते हो, है ना। तो इसके इस टाइम पे आउटपुट क्या आ जाएगी मेरे पास, ऑब्जेक्ट कि जो आपके पास आपने $R यहाँ पे बनाया हुआ है ये किसका काम कर रहा है सर, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ आ गया ये कैसी सारी चीज़ें चलती हैं। विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट का जो एक तरीके से आउटकम होती है या फिर ऑब्जेक्ट को हम किस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उसका वेरिएबल का नाम मैंने क्या लिख दिया था यहाँ पे, $R मैंने बना दिया था। ओके, और इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ने जहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे जाएंगी, मतलब 5 और 4 जहाँ पे यूज़ होंगी वैल्यू, तो वो वैल्यू मैंने भेज दी उस फंक्शन के अंदर। उस फंक्शन से वो वैल्यू कहाँ पे चलेगी, मेरी मेमोरीज़ के अंदर। देन मैंने बोला कि अच्छा मेमोरी के अंदर डाटा तो चला गया है, अब आप क्या करो, जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, एक एरिया नाम का फंक्शन है। एरिया नाम फंक्शन को क्या करो, आप उसको सॉल्व करो या फिर इवेल्युएट करो, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ तो आपको दे दी है। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यूज़ 5 एंड 4 यहाँ पे थी वो क्या होंगी यहाँ पे बेसिकली इवैल्यूएट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि एक ये मेमोरी है और ये हमारे पास दूसरी ये मेमोरी है। तो इन दोनों को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो और उस वैल्यू को मुझे रिटर्न कर दो। रिटर्न होके किसके पास आएगी वो वैल्यू, रिटर्न होके सर वो ऑब्जेक्ट के पास आएगी। रिटर्न होके लास्ट में वो कहाँ पे जाएगी वैल्यू, वो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी तो वो वैल्यू रिटर्न होके भी किसके पास आएगी, ऑब्जेक्ट के पास ही आएगी, है ना। तो जैसे ऑब्जेक्ट के पास आएगी तो मैंने बोला जो भी ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी आएगी उसको आप प्रिंट कर दो विद द हेल्प ऑफ एको कमांड। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब डाटा टाइप है, वो इसमें पीएचपी में यूज़ किया जाता है। ओके, तो आज के लिए चलो हम इतना ही रखते हैं, ताकि आप इस कंसेप्ट को एक दो बार देखो, रीड करो, उसको आपको क्लैरिफाई हो पाए कि किस टाइप का जो है कंसेप्ट है ये। क्योंकि अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ पाओगे तो आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो भी ऊप्स की लैंग्वेज है जहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, क्लास में, ऑब्जेक्ट में, मतलब क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या मोटिव होता है। क्लास के टाइम पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लास के टाइम पे आपको मेमोरी एलोकेट होती है, तो आपने बोलना है नहीं होती है। पर ऑब्जेक्ट के टाइम पे क्या होती है, एक्चुअल में मेमोरी एलोकेट की जाती है। अगर आपको नोट करना होगा तो आप ऐसे नोट कर सकते हो कि जब आप क्लास की बात करते हो, है ना, जब आप क्लास की बात करते हो तो आप बोलोगे नो मेमोरी एलोकेट, नो मेमोरी एलोकेट। पर जब आप इसी क्लास को क्या कर देते हो, यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो मतलब आप इसका ऑब्जेक्ट बना देते हो। तो जैसे ऑब्जेक्ट बन जाती है कोई क्लास, तो उसमें उस टाइम पे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट हो जाती है। मेमोरी एलोकेशन स्टार्ट, या फिर कई बार बुक्स में लिखा होता है कि मेमोरी एलोकेटेड, मेमोरी एलोकेटेड। तो ऐसे करके जो आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फंडा होता है वो पूरा का पूरा चलता है। बाकी तो आपके अलग अलग कंसेप्ट आते हैं, उसमें इनहेरिटेंस आता है और है ना, इसके अलावा आपका पॉलीमॉर्फिज्म आता है। वो भी ज़्यादा टफ नहीं है, पर एक्चुअल में जब आप नॉर्मल बुक्स से पढ़ते हो ना, जैसे आप कई भी लेक्चर्स भी देखते हो तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं। पर आपको हमेशा उस वे में समझना पड़ता है जिस वे में आप समझते हो चीज़ों को, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल सारे आप समझ लेते हो, रिलेट कर लेते हो। तभी मैं आपको रियल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो पाए, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग की चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको वैसे ही बताने स्टार्ट कर दूँ कि टेक्निकल टर्म में कि ये मैंने वेरिएबल बना दिया, ये मैंने उसको एलोकेट कर दी मेमोरी, ये कर दिया, तो आप सारे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। पर यही चीज़ जैसे मैंने आपको इतना ईजी वे में एक्सप्लेन कर दी, जो आपको शायद यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगी, वो सारे कॉम्प्लेक्स करके ही बताते हैं। इतना ईजी कोई आपको नहीं समझाएगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट आ रहा है इस टॉपिक में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको किसी और वे में भी आप इस टॉपिक को समझा दूँ। ओके, इसके अलावा और कोई डाउट है आपके मन में, कोई क्वेरी रहती है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, हाँ ठीक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।